जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। पिछले वीडियो में मैंने पुरुष के नपुंसकता के बारे में बताया था कि किस कारण से संतानहीनता या संतान में बाधा उत्पन्न होती है। तो आज मैं स्त्रियों के बांझपन के बारे में कुछ ज्योतिष सूत्र लेकर आया हूँ। इसमें बांझपन के क्या क्या सूत्र हो सकते हैं और किस तरह से आगे परंपरा जो है वंश परंपरा क्यों नहीं चल पाती है, इसके बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि वंश परंपरा क्यों बाधित होती है, इसका भी बारे में समझाऊंगा। यह हम ज्योतिष सूत्र आपके लिए बहुत सटीक रहेंगे। आज तक आपको ये वीडियो नहीं मिला होगा, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे और आगे आपके इस ज्ञान का आपको लाभ होगा। साथ में आपके परिजन हैं वो उसको भी लाभान्वित करें, इसलिए इस वीडियो को आपसे निवेदन, एक तो लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति लाभान्वित होंगे। अब मैं अधिक विलंब न करते हुए आज के मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। कल मैंने बताया था कि संतानहीनता में नपुंसक ग्रह बुध और शुक्र का विशेष रोल होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध और शुक्र ग्रह को इसमें नपुंसक माना गया है। ये जिस स्थान पर स्थित होंगे, अब कौन से स्थान है वो मेन जो है आपका 5वां स्थान, जन्म पत्रिका का 5वां स्थान संतान भाव को प्रकट करता है। इसके अलावा 7वां स्थान जो पति पत्नी के यौन सुख को निर्धारित करता है और यहीं से बीज की उत्पत्ति होती है। गर्भ धारण का जो है वो विशेष भाव ये आपका 7वां भाव कहलाता है। 8वां भाव ये पुरुष हो या स्त्री, उसके जनेंद्रियों को प्रदर्शित करता है कि इनकी जनेंद्रियों में कितना ऊर्जा है या फिर किसी कारण से बाधित है। तो सिर्फ मैं आज के स्त्रियों के बांझपन के बारे में बता रहा हूँ, तो अधिक विलंब न कर रहा हूँ। बुध और शनि को मैंने नपुंसक ग्रह माना है, तो ऐसे में इनको विशेष ध्यान देना है। और अब पहला पॉइंट आप नोट कीजिए, यदि स्त्री की कुंडली में लग्न और चंद्र, लग्न यानी कि D1 चार्ट और चंद्र कुंडली जो बनती है, जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है उस राशि के अनुसार चंद्र कुंडली बनती है। यानी कि चंद्रमा जैसे 5 में लिखा हुआ है तो 5 को लग्न मानते हुए वो चंद्र कुंडली बनती है। तो इस तरह से यदि स्त्री की जन्म पत्रिका में या तो लग्न भाव में या फिर चंद्र लग्न में, दोनों में से एक में पाप करती योग हो। पाप करती योग कैसे बनता है? जिस लग्न या चंद्रमा के आगे यानी कि दूसरे स्थान पे और 12वें स्थान पे पीछे दोनों तरफ यदि पापी ग्रह हो, पापी ग्रह जो है ये आपका मंगल हो सकता है, शनि हो सकता है, राहु केतु, ये यदि आगे पीछे हो, इनमें से कोई भी ग्रह, तो ये पाप करती योग कहलाता है। पाप करती योग के कारण यह पाप करती योग संतान बाधा उत्पन्न करता है। ऐसी स्त्री के बांझपन की संभावना बनती है और यहाँ तक कि या तो उसकी संतान हो गई नहीं, और यदि होगी तो सिर्फ कन्या है, होकर रह जाएगी, पुत्र नहीं होगा। जब पुत्र नहीं होगा तो संतान की वृद्धि चाहे कितनी बढ़ जाए, 1 या 2 संतान हो जाए, लेकिन वंश परंपरा वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये वंश परंपरा के लिए लग्न और चंद्र कुंडली के पाप करती योग को बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है और इस कारण से वंश परंपरा यहाँ पर समाप्त हो सकती है। अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। जीव कारक गुरु माना गया है और स्त्री के लिए यह पति कारक भी माना गया है। तो ऐसे में यह भाग्य का भी माना गया है। तो यह कारक भाव है गुरु। अब गुरु स्त्री की जन्म पत्रिका में जिस नक्षत्र में स्थित होगा और उस नक्षत्र का स्वामी यदि संतान भाव यानी कि 5वें स्थान पर स्थित हो तो ऐसे में आपके बांझपन का संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और वंश परंपरा आगे बढ़ने में ख़त्म सी नजर आती है, आगे बढ़ नहीं पाती है, वंश परंपरा समाप्त हो सकती है। अब ये गुरु का नक्षत्र कैसे बताता हूँ। ये उदाहरण के तौर पर यदि गुरु कृतिका नक्षत्र में स्थित है
तो कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी हुआ सूर्य। अब ये सूर्य जन्म पत्रिका के 5वें स्थान पर स्थित होगा, तो ऐसे में वंश परंपरा आगे ब्रेक लग सकता है और स्त्री के बांझपन की संभावना पूरी नजर आती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आता है सारे पाप ग्रहों की बात चली है, तो सारे ग्रह जो पापी ग्रह हैं, जैसे मंगल हुआ, सूर्य को भी हम इसमें लेते हैं, और इसके अलावा शनि जो कि नपुंसक भी है और पाप ग्रह भी है, या फिर राहु केतु, ये सारे के सारे ग्रह चतुर्थ स्थान पे स्थित होंगे, तो ऐसे में बांझपन की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा गुरु 5वें में स्थान पर स्थित हो और बुध और शुक्र की युति 7वें स्थान पर, जन्म पत्रिका में गुरु 5वें स्थान पर और बुध और शुक्र की युति यदि 7वें स्थान पर हो, तो ऐसे में भी बांझपन की संभावना पूरी बनती है। अब आता है यदि नेक्स्ट पैरा, यदि सारे पापी ग्रह या तो संतान कारक भाव जो है 5वां, जैसा कि मैंने आपको 5वां स्थान संतान कारक बताया था, और 8वां आपके गुप्त जनेंद्रियों को प्रदर्शित करता है, 5वें में 8वां स्थान पर, और 12वां स्थान मैंने इसलिए लिया है कि 12वां स्थान सैया सुख कहलाता है। तो सैया सुख क्या बाधित हो रहा है, संतान का भाव बाधित हो रहा है, या 8वां भाव जो स्त्री और पुरुष के जनेंद्रियों को, गुप्त अंगों को कमज़ोर करता है, क्या ये कमज़ोर है? 5वां स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान यदि कमज़ोर अवस्था में है, इनमें पापी ग्रह बैठे हों या फिर बुध शनि स्थित हो, तो ऐसे में बांझपन की संभावना बढ़ती है। ये हुआ आपके नेक्स्ट मेरा है स्त्री की कुंडली में। जब मैं 8वें भाव की चर्चा कर रहा हूँ, तो स्त्री की कुंडली में 8वें भाव में मंगल स्थित हो, मंगल के साथ में गुरु जो जीव कारक है और शुक्र जो वीर्य को प्रदान करता है, वीर्य बीज कारक माना गया है। तो स्त्री की कुंडली में यदि 8वें स्थान पर मंगल के साथ गुरु और शुक्र की युति हो, तो ऐसे में भी ऐसी स्त्री के बांझपन की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। क्यों? कारण क्या है? यानी कि बंजर भूमि। अब ये बंजर भूमि की जो मैंने बात चलाई है, तो 5वें स्थान पर बुध की राशि स्थित हो या फिर बुध ग्रह स्थित हो, ऐसे में भी बांझपन की संभावना ज़्यादा नजर आती है। स्त्री की कुंडली में शनि के साथ मंगल लग्न में स्थित हो, लग्न यानी कि कुंडली के प्रथम स्थान पर या फिर 5वें स्थान पर स्थित पापी ग्रह हों, यानी कि मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ दोबारा, लग्न भाव पर शनि और बुध की युति के साथ बैठे हुए हों और 5वें स्थान कोई पापी ग्रह बैठा हुआ हो, तो ऐसे में संतानहीनता को प्रदर्शित करते हुए वो स्त्री बांझ हो सकती है, उसके स्त्री के गर्भ नहीं ठहर सकता है। अब शनि और बुध यदि लग्न में पापी ग्रह के साथ हो तो गर्भ नहीं ठहरेगा, ये बताया मैंने। अब यदि जहाँ बुध स्थित है वो तो शनि से बुध, यानी कि जो शनि से यदि हम बुध को चर्चा करते हैं, तो शनि से चौथे या 10वें स्थान पर बुध स्थित होगा, तो ऐसे में भी गर्भ ठहरने की संभावना कम रहती है, यानी कि वो बंजर भूमि भी कहलाएगी, वो संतानहीनता को प्रदर्शित करती है। और यहाँ तक कि ऐसी स्त्रियों के कभी संतान होने की संभावना नजर नहीं आती है। अब नेक्स्ट जो पैरा है, स्त्री की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा के साथ शुक्र स्थित हो। चंद्रमा आपके मन का कारक माना गया है, तो चंद्रमा के साथ यदि शुक्र स्थित होगा और उस पर बुध की दृष्टि, यानी कि 7वें स्थान में बुध स्थित होगा, तो ऐसे में ऐसी स्त्री के गर्भ ठहरने की संभावना क्षीण होती चली जाएगी और उसके संतान बाधा उत्पन्न जरूर होती है। अब नेक्स्ट है स्त्री के लग्न भाव का स्वामी। लग्न का भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, वो यदि बुध की राशि में स्थित हो जाए, जन्म पत्रिका जैसे वृश्चिक लग्न के अनुसार वृश्चिक लग्न से हुआ, तो लग्न भाव का स्वामी वृश्चिक के स्वामी कौन हुआ? मंगल। अब ये मंगल यदि बुध की राशि कौन सी हुई? मिथुन या कन्या।
अब वृश्चिक लग्न की हम चर्चा करते हैं, तो ऐसे में बुध या तो 8वें स्थान पर स्थित हो या फिर कुंडली के 11वें स्थान पर स्थित होगा, तो ऐसे में ऐसे गर्भ ठहरने की संभावना क्षीण हो जाती है और स्त्री बांझ तक हो सकती है। ये बांझपन के पूर्ण बता रहा हूँ मैं। अब यदि एक पॉइंट और है स्त्री के अलावा पुरुष का, जो मैं कल कहना भूल गया था, पुरुष की कुंडली में सूर्य लग्न में हो और शनि 7वें स्थान पर हो, तो ऐसे में ऐसे जातक की जो पत्नी है उसके गर्भ ठहरने की संभावना क्षीण हो जाती है और वो स्त्री संतान को जन्म नहीं दे सकती है। नेक्स्ट है स्त्री की कुंडली के 5वें भाव में धनु राशि स्थित हो, अर्थात धनु राशि का स्वामी कौन हुआ? गुरु। तो यदि स्त्री की कुंडली के 5वें स्थान पर धनु राशि स्थित हो, लग्न और नवांश कुंडली में भी सिंह राशि, लग्न एक बार और नोट कीजिए, लग्न और नवांश कुंडली यानी कि D9 चार्ट में भी सिंह राशि आती हो लग्न भाव में, तो ऐसे में ऐसी स्त्री जो है ये बांझपन लिए होती है, उसकी बंजर भूमि कहलाती है, उसका गर्भ कभी ठहर नहीं सकता है। ये मैंने आपको मेन पॉइंट बताया। अब नेक्स्ट है स्त्री की कुंडली के 5वें भाव में तो धनु है, वो तो बता ही दिया मैंने। अब आता है यदि स्त्री की कुंडली में बुध ग्रह 5वें भाव में स्वग्रह हो, स्वग्रह कैसे होगा? या तो मिथुन राशि का होगा या फिर कन्या राशि का 5वें स्थान पर यदि बुध स्थित हो और साथ ही शनि की 3री, 7वीं या 10वीं दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो ऐसे में भी ऐसी स्त्री के गर्भ ठहरने की संभावना क्षीण हो जाती है और ऐसी स्त्री के बांझपन की पूरी संभावना नजर आती है। गुरु हम संतान कारक को माना गया है, तो गुरु संतान कारक, गुरु की दृष्टि इस पर पड़ जाए तो हो सकता है उसमें उसके संतान हो सकती है, और यदि गुरु की दृष्टि पड़ गई तो ऐसे में यदि संतान हो गई और पुत्र हुआ तो मेधावी यानी कुशाग्र बुद्धि का हो सकता है। ये थोड़ा पॉइंट करने वाली, नोट करने वाली बात है कि हम जब किसी की स्त्री की कुंडली के संतानहीनता के कारणों का पता लगा रहे हैं, ज्योतिष सूत्र का पता लगा रहे हैं, तो उसमें कुछ सूत्र है, उसके अलावा कुछ पॉइंट भी देखना चाहिए। D9 चार्ट भी देखना चाहिए और D7 चार्ट भी देखना चाहिए। संतान के लिए D7 यानी कि सप्तांश का देखना बहुत ही अनिवार्य माना गया है। यह है आज का टॉपिक कि संतानहीनता में स्त्री का बांझपन कैसे हो सकता है, वंश वृद्धि क्यों रुक सकती है, आगे क्यों नहीं बढ़ती है, इसके बारे में मैंने आपसे थोड़ा विस्तार से बताया। अधिक विलंब किया, मैंने थोड़ा लंबा वीडियो किया तो ये ज़्यादा बन गया, इसके लिए क्षमा करें। अगले बार में ध्यान रखूँगा। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे पुनः एक बार निवेदन, कृपया यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे से आगे अन्य वीडियो भी आप देखेंगे और अपने विचार व्यक्त जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।